हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद शर्मा। बच्चों, आप लोग जैसा जानते हैं कि मुख्य परीक्षा कुछ और नहीं, एक पर्सनालिटी का असेसमेंट है। बहुत से बच्चों में ये मिसकंसेप्शन होता है कि इंटरव्यू ही एक पर्सनालिटी का सबसे बड़ा असेसमेंट नहीं। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द एग्जामिनेशन, either prelims, mains or interview, all the part of examination are deeply assessment of your personality. And among that, no doubt, mains examination, one of the most important part of assessment of your personality. मुख्य परीक्षा आपके व्यक्तित्व का एक बहुत ही जबरदस्त असेसमेंट है कि किस तरह से आप सोचते हैं, किस तरह से अपने को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, कितनी तेजी से करते हैं, कितनी क्लैरिटी के साथ करते हैं और कितना क्लियर आपका थॉट है या वे ऑफ एक्शन आपका क्या है। यह सब असेसमेंट आपकी मुख्य परीक्षा से साबित हो जाता है, पता आप लोगों को। और अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो जाता है, तो बच्चों अगला 10-15 मिनट बस थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सब बातें मायने रखती हैं। एक एक पॉइंट बहुत ही क्लैरिटी के साथ यूपीएससी या स्टेट पीसीएस मुख्य परीक्षा के द्वारा एसेस कर लेती है। इसका मतलब क्या है? ऐसे में यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुख्य परीक्षा में जितना बढ़िया ढंग से, जितना क्लैरिटी के साथ चीजों को लिखा जाए, उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। यानी कि पर्सनालिटी को एग्जामिनर बहुत ढंग से असेस कर लिया है ना। इसीलिए मुख्य परीक्षा में देखिए, कोई भी टीचर हो, आइदर XYZ एनीवन इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी, ऑलवेज रिकमेंड कि प्लीज स्टूडेंट राइट डाउन एंड राइट डाउन। लिखो लिखो और लिखो, कुछ तो लिखो यार, क्योंकि नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपकी पर्सनैलिटी को समझ नहीं पाएगा और फिर कभी रिकमेंड नहीं करेगा कि आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं। और यह भी सत्य है कि यह प्रणाली आप नहीं अपनाएंगे तो आपके अंदर उस तरह का गुणों का विकास नहीं हो पाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर थॉट। यानी कि जब मेंस के एग्जामिनेशन में आप कंटिन्यूअसली काम करते हैं, राइटिंग पर काम करते हैं, तो आपके विचारों में, आपके थॉट में तारतम्यता आती है। आपके विचारों में तारतम्यता जब आती है तो उसका प्रस्तुतिकरण आता है कि कैसे मैं बात को अपनी ढंग से रखूं ताकि सामने वाला समझ जाए। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, कोई भी बात, कैसी भी बात, हर बात सुनी जाती है, सलीके से बात रखी जाए तो निश्चित ही सुनी जाती है। कुछ ऐसी ही लाइन है ना। सलीके से, वर्ड पर ध्यान रखना। कोई भी बात हो, कैसी भी हो, कहां, कब, कैसे, कौन सी बात कही जाती है, और यदि बात सलीके से रखी जाए तो हर बात सुनी जाती है। ये लाइन अब रियल में सामने आई है। सलीके से, कब, कहां, कैसे, लाइन देखिए, यहीं पर मर्म है, यहीं पर सब छुपा हुआ है। तो आज मैं मुख्य परीक्षा हेतु स्पेशली यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए आज मैं कुछ मुख्य परीक्षा से संबंधित चीजों पर डिस्कस करूंगा जो आज आपके सामने है। जैसा कि आप लोग जानते, बहुत सारे प्रश्न आते रहते। इन प्रश्नों में कुछ प्रश्न बहुत ही टिकलिश होते हैं, सामान्यतः बच्चों को समझ में नहीं आता है, जबकि वो पढ़ा हुआ है, यदि सोचे सही से तो डील कर लेगा। उसी में से एक बहुत ही टफ प्रश्न को मैं आज उठाता हूं जो आपकी मुख्य परीक्षा में पूछा गया और अक्सर ये पूछा जाता रहा है, रिपीटेडली यह क्वेश्चन आता रहता है, आइदर यूपीपीसीएस, यूपीएससी या आपके
बीपीएससी आदि जो भी एग्जामिनेशन है जिसमें मुख्य परीक्षा में आज भी मेंस में ऑप्शनल विषय है। तो चलिए आज देखते हैं एक प्रश्न सामने आपके, और वह प्रश्न है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी मुख्य परीक्षा के प्रश्न लिखने जा रहे हो तो मिनिमम 3 बार 4 बार प्रश्न को जरूर पढ़ो और एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़ो। एंड इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम देन सेम काइंड ऑफ थिंग यू शुड हैव रिपीटेड बाय, यानी वाइस वर्सा कह सकते हैं कि आप ये काम जरूर करो कि आप 3-4 बार इंग्लिश में पढ़ो और एक बार हिंदी में जरूर पढ़ो। बहुत सिंपल सा प्रश्न दिख रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बीच अंतर के बिंदु स्पष्ट कीजिए। सिंपल है, बट मैं चाहूंगा कि नहीं बार बार पढ़ें कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। एकदम सीधा प्रश्न, बात सही है। जब हम लोग अंतर के बिंदु स्पष्ट करते हैं तो ऐसे प्रश्न कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा मैं यहां पर सिनॉप्सिस दिया हुआ। यह सिनॉप्सिस मेरी बुक ज्योग्राफी इन डायग्राम से लिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ज्योग्राफी इन डायग्राम मेरी एक ऐसी बुक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें मैंने 200 क्वेश्चंस का एक प्रारूप दिया हुआ है, एक सिनॉप्सिस दी हुई है। और विशेष रूप से जिस रात आप पेपर देने मतलब अगले दिन पेपर देने जा रहे हो और उस रात में, जैसे कल पेपर है, आज शाम को आधे घंटे के अंदर सारी चीजों को रिफ्रेश कैसे करेंगे, यहां पर मैंने उसको दिया हुआ सिनॉप्सिस फॉर्म में। आप फटाफट देखेंगे एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए तो इस प्रश्न को जब देखते हैं तो सबसे पहले आप प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत और वैगनर के सिद्धांत के बहुत ब्रीफ कुछ बातें लिखिए, क्योंकि आपको आना है अंतर के बिंदु पर, बट यह बताना है कि सिद्धांत है क्या। तो सिंपल सा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या क्या भाई, यह सिद्धांत वैगनर द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कार्बेनिफेरस काल में पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहते थे, और एक ही महासागर था जिसे पैंथालसा कहा जाता था, परंतु बाद में वह टूटकर अनेक महाद्वीपों में विभाजित हुआ, जिसका रूप आज हमें दिखाई देता है। परंतु इनके सिद्धांत की बाद में बहुत सारी आलोचना हुई, तो एक नए सिद्धांत का जन्म हुआ जिसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में पैरा बदलिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में माना जाता है कि पृथ्वी का क्रस्ट अनेक प्लेटों का बना हुआ है, और ये प्लेटें निरंतर गतिशील रहती हैं, और इन्हीं के गतिशीलता की वजह से विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक घटनाएं, जियोमॉर्फिक एक्टिविटीज होती हैं, है ना। विभिन्न प्रकार की जो भूगर्भिक घटनाएं हैं, लाइक वोल्केनो, भूकंप और बहुत सारी माउंटेन बिल्डिंग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ जियोमॉर्फिक एक्टिविटीज हैपन ड्यू टू मोमेंट ऑफ प्लेट्स, है ना। चलिए, परंतु एक खास बात है कि इन दोनों में अंतर के कुछ स्पष्ट बिंदु दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। इस तरह से लिखिए और उसके बाद अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। जैसे एक तरफ ऐसे लिखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पूरा जलवायु शास्त्र, पूरा वनस्पति शास्त्र और भूगर्भ शास्त्रों के प्रमाणों पर आधारित है। समझ रहे होंगे आप लोग। पूरा मतलब पैलियो, यानी ऐसी चीजें जो वास्तव में अब उपस्थित नहीं है, परंतु उनके जीवाश्म आज पाए जाते हैं, यानी पहले कभी वो सक्रिय थी। जैसे थिंक अबाउट डायनासोर, आर्कियोप्लेटिक्स, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें, या ग्लोसोप्टेरिस एक प्लांट है ऐसे। तो यहां पर पूरा वनस्पति शास्त्री थे, प्रमाणों पर आधारित है, जबकि ये किस पर आधारित है, सागर नीतल प्रसरण और पूरा भूचुंबकत्व जैसे प्रमाणों पर आधारित है। इसमें माना जाता है, सेंटेंस को तुरंत ध्यान दीजिए, हजारों मील प्रवाह है। माना जाता है कि ये जो कॉन्टिनेंट हैं ये निरंतर गतिशील रहते हैं और ये हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। जैसे सोचिए
कि कभी हो सकता है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका जुड़े हुए थे, परंतु टूटने के बाद इतने दूर चले गए कि आज की डेट में अटलांटिक महासागर जैसा हजारों किलोमीटर चौड़ा महासागर दिखाई देता है। खैर, पढ़ा होगा आपने, प्रवाह बहुत छोटे स्तर पर होता है। फिर इसमें एक खास बात आगे ये कही गई, केवल महाद्वीपीय भाग ही प्रवाहित होते हैं। तो इसमें माना गया संपूर्ण प्लेट ही गतिशील है, जो महाद्वीप एवं महासागरीय कष्ट को सम्मिलित करती है। फिर इसमें नंबर 4, महाद्वीपों का स्थानांतरण 2 दिशाओं में हुआ। पढ़ा था ना आपने कि पश्चिम की ओर गए और कुछ उत्तर की ओर गए। ठीक, यहां पे विभिन्न प्लेटों का विभिन्न दिशाओं में गति होती है। नंबर 5, प्रवाह के लिए 2 बल उत्तरदायी हैं। प्रवाह के लिए 2 बल उत्तरदायी हैं। आपने पढ़ा होगा विशेष रूप से आपका एक कौन सा था, ज्वारीय बल, याद करिए। फिर इसमें माना गया संवहनी तरंगे, केवल नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या संभव है। वैगनर साहब ने एंडीज रॉकीज की उत्पत्ति की व्याख्या करने की कोशिश की। इसमें सभी प्रकार के पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या संभव है, विशेष रूप से नवीन वलित पर्वतों की व्याख्या बहुत ही सटीक होती है। देन आफ्टर, ब्लॉक पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या संभव नहीं है। इसमें ब्लॉक पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या संभव है, क्योंकि जब भी प्लेटों का मोमेंट होगा तो हो सकता है प्लेटों में धसान और भ्रंशन की क्रिया हो। भ्रंशन होगी तो रिफ्ट भी बन सकती है और ब्लॉक माउंटेन भी बन सकते। देन द्वीपीय चापों की उत्पत्ति का कारण महाद्वीपों के प्रवाह में शिथिलता का होना बतलाया गया, कि कैसे बहुत सारे द्वीप बने, जैसे फिलीपींस के द्वीप, जापान के द्वीप, इंडोनेशिया के द्वीप, ये आर्किपेलागो हैं। इनकी विशेषता यह कुछ बताने की रही है। द्वीपीय चापों की उत्पत्ति विनाशात्मक किनारों के सहारे 2 महाद्वीपीय प्लेटों के खिसकने के फलस्वरूप होती है। यानी कि जहां जहां महासागरीय प्लेटें टकराएंगी वहां पर आपके आर्किपेलागो बनेंगे। अब इससे संबंधित आप डायग्राम जरूर बनाइए भाई, है ना। जैसे विशेष रूप से आप यदि बनाना चाहते हैं तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और स्पेशली देखेंगे तो विशेष रूप से अफ्रीका और आपका साउथ अमेरिका वाला जो मैप है उसको जरूर बनाइए। इस प्रकार अंतर के अनेक बिंदु स्पष्ट। एक संक्षिप्त रूप में इसको आप लोग लिखिए इस तरह से, यानी कि लगभग 300 शब्दों में 350 शब्दों में इसको लिखने का प्रयास करिए, है ना। और इसे हम लोग कह सकते हैं इस वीडियो को कि भूगोल चलते चलते। भूगोल चलते चलते यानी कि एकदम कहीं पर बैठे हो, फटाफट वीडियो ऑन करो और आप उसको देख लो फटाफट, 2 मिनट में सभी चीजें रिफ्रेश हो जाएंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से मुख्य परीक्षा हेतु यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आप लोग काम कर सकते हैं और विचार कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ और टॉपिक पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लिखें और सिनॉप्सिस बनाने का प्रयास करें। ठीक है, इसी क्रम में आप लोगों को एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद।